सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसके सारे फॉर्मूलाज। फिर हमने उसके सेकंड लेक्चर के अंदर हमने उसके ग्राफ्स किए और थर्ड में हमने उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ऐसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। पर यह कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके अंदर हमारे 4 to 5 लेक्चर लगेंगे। वही है कि फर्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम उसके फॉर्मूलाज वगैरह, उसके डेरिवेशन वगैरह सारा कुछ देखेंगे। सेकंड लेक्चर में हम उसके ग्राफ्स करेंगे। थर्ड में फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक हमारे पास एक नई टाइप के और रिएक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। जैसे अगर हम किसी को प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बताना है कि कोई रिएक्शन का ऑर्डर बताओ तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए जाते हैं, फिर हम जीरो ऑर्डर की बात करते हैं, फिर हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बेस पे ही आते हैं। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके सारे जो फॉर्मूलाज हैं, उसके टी हाफ, उसके टी क्वार्टर और बहुत ही नए फॉर्मूलाज और यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी एक रिएक्शन है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे हमने जीरो ऑर्डर के अंदर किया था वैसे मान लेते हैं कि जो ये रिएक्शन है ए से कहाँ जा रही है, बी पे जा रही है। ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि जो ये रिएक्शन है ये क्या है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, अब देखो, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हम एक ही रिएक्टेंट लें, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी ले सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कि अगर 2 रिएक्टेंट लेंगे तो क्या होगा वो। अभी देखो कि ए से बी जा रही है, ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमने लेट कर लिया। ओके, अब हमें पता है कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका अगर हमें रेट निकालना है तो पहले तो हम रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की टर्म्स में बात करेंगे कि ए क्या है, ए रिएक्टेंट है और बी क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, विद टाइम डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, विद टाइम डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, विद टाइम इंक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज के लिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन, dA/dt कि जो ए की कंसंट्रेशन है विद टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन किसको दिखाता है, डिक्रीज को। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, विद टाइम इंक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, विद टाइम इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये तो आगे इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। जब हमने जो रेट है, रेट को रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की टर्म्स में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब हमें पता है कि एक हमने लॉ पढ़ा था, क्या था वो, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग है कि जो हमारा रेट है, वो क्या है, के ए की पावर। अब देखो, हमने पहले कंसीडर कर लिया कि ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जो ए की जो कंसंट्रेशन की जो पावर आएगी वो भी कितनी आएगी, 1 आएगी। ए कंसंट्रेशन की पावर भी कितनी आएगी, 1 आएगी। ये तो रेट लॉ ने ये तो बताया था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो भी पावर होगी वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो भी पावर होगी वही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब है कि ए की कंसंट्रेशन की जो पावर है वो कितनी आएगी, 1 आएगी। ओके, अब देखो, अगर यहाँ पर कोई 2 रिएक्टेंट होते हैं, लेट्स से कि यहाँ पे ए होता और यहाँ पे कोई और मान लो कि बी भी यहीं पे होता, तो जो हमारा रेट है या तो वो ए के ऊपर डिपेंड करता या फिर वो बी के ऊपर डिपेंड करता। ये आपने ध्यान रखना, दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, या तो ए के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, कि जो ओवरऑल कंसंट्रेशन की जो पावर है वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। क्लियर। सो ये क्या होगी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी, इक्वेशन क्या होगी, सेकंड। और यहीं से हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसकी डेफिनेशन भी आएगी। उसकी डेफिनेशन क्या आएगी, अ रिएक्शन is said to be first order, a reaction is said to be, a reaction is said to be first order if rate is depend on one concentration terms only, one concentration term only, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे एक रिएक्टेंट है तो ए की पावर कितनी आई, 1 आई। अगर यहाँ पे 2 होते हैं, ए भी होता बी भी होता, तो या तो ए की जो रेट है तो ए के ऊपर डिपेंड करता या फिर बी के ऊपर डिपेंड करता, या तो वो ए के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर वो बी के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों में से किसी एक के ऊपर वो डिपेंड करेगा। ओके, तो जो हमारा रेट है, रेट क्या आ गया, डायरेक्टली डिपेंड आ गया। जो ए है, ए की कंसंट्रेशन उसकी पावर 1, तभी ये रिएक्शन क्या होगी, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ओके, अब हमें पता है कि देखो ये भी रेट है
और ये भी क्या है, ये भी रेट है, ये भी सारा रेट के इक्वल और ये भी क्या रेट के इक्वल, तो सारे ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको हम इक्वल रख सकते हैं इसके। देखो ये भी रेट की इक्वल है, ये भी रेट की इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम इक्वल रख रहे हैं इसके, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के अंदर बात की, सेम हम डेरिवेशन सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी बात करेंगे। ओके, तो जब हम इसको इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ dA बाई dt इज इक्वल टू KA, माइनस ऑफ dA बाई dt इज इक्वल टू K ऑफ A आ जाएगा। ओके, चलो जी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को उधर लेके जाएंगे, A यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा D ऑफ A अपॉन A की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू dt वहाँ चल जाएगा और नेगेटिव भी यहाँ चल जाएगा, तो माइनस ऑफ K dt, माइनस ऑफ K dt ये आ गया हमारे पास, D ऑफ A अपॉन A इज इक्वल टू माइनस ऑफ K dt आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया D ऑफ A अपॉन A की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ K dt आएगा। अब हमें पता है कि अब हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। ओके, अब देखो जो हमारी रिएक्शन ये थी ए से कहाँ गई थी, बी पे गई थी। अब इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, जैसे अगर हम रिएक्शन है हमारी ए से कहाँ गई है, बी पे गई है। जब टाइम हमारा जीरो है, जब टाइम क्या है, जब टाइम हमारा जीरो है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम क्या है, टाइम हमारा जीरो है, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए की कंसंट्रेशन ए नोट होगी और बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, जीरो होगी। जब टाइम हमारा जीरो है तो ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए नोट, और बी की कितनी होगी, जीरो होगी। जब टाइम हमारा टी आ जाएगा कि एक टी टाइम पे जो ए की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, जो ए की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ओके, तो इसको आप यहीं पे लिख लेना। अब देखो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आप डेफिनेट इंटीग्रल या फिर इनडेफिनेट दोनों का ही यूज कर सकते हो। अगर आप डेफिनेट का यूज करोगे तो बाद में कोई कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, तो कॉन्स्टेंट आएगा तो आपको उसकी वैल्यू भी पुट नहीं करनी पड़ेगी। इनडेफिनेट करोगे तो एक जो कॉन्स्टेंट आएगा उसकी क्या करोगे, उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम डेफिनेट का ही यूज कर लेते हैं। क्या बनेगा ये, ए डी ऑफ ए। अब देखो इंटीग्रेशन कर दिया हमने, माइनस ऑफ के डी टी। अब जो ए है, ए कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए नोट से ए टी जा रहा है, तो ए नोट क्या होगी, इसकी लोअर लिमिट होगी, और ए टी क्या होगी, इसकी अपर लिमिट होगी। अब जो ये डी टी है कहाँ से कहाँ जा रहा है, जीरो से टी जा रहा है, तो जीरो से ये क्या होगी, जीरो इसकी लोअर लिमिट होगी और टी क्या होगी, इसकी अपर लिमिट होगी। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमें पता है कि जैसे 1 बाय ए का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू डी ए, 1 बाय का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू डी, जैसे हम 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स होगा। ओके, अब देखो ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में हम इंटीग्रेट करते हैं और वहाँ पे लॉग आता है, तो वहाँ पे हम हमेशा नेचुरल लॉग का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम लॉग बेस टू 10 यूज़ नहीं करते, लॉग बेस टू ई यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे आपने नेचुरल लॉग का यूज़ करना है। ओके, तो नेचुरल लॉग क्या आएगा, एल एन से किसको दिखाते हो आप, नेचुरल लॉग से दिखाते हो। ओके, एल एन ऑफ ए। ओके, लोअर लिमिट क्या है इसकी, ए नोट है, अपर लिमिट क्या है इसकी, 80 है। लोअर लिमिट क्या है इसकी, ए नोट, अपर लिमिट क्या है इसकी, 80 है। ओके, माइनस ऑफ के। अब 1 का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा, टी आएगा। जैसे 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आता है, जिसके रिस्पेक्ट में करो वही आता है। एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो एक्स आएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या आएगा, टी आएगा। लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट क्या होगी इसकी, टी होगी। ओके, पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, एल एन ऑफ 80 माइनस एल एन ऑफ ए नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गए, इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। लोअर लिमिट तो क्या है इसकी, जीरो ही है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई बी। ये log a है, ये log b है, log a माइनस b क्या होता है, log a बाई b होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln 80 अपॉन ए नोट, ये log a होगा, ये b होगा, तो क्या आ गया, log a बाई b आ गया यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के टी। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ के टी आ गया। तो हमारे पास एक तो फॉर्मूला ये आ चुका है, ln ऑफ 80 बाई ए नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी आ चुका है। ओके, और भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हो यहाँ से। एक तो फॉर्मूला ये आया।
अब वही है कि अगर मैं इसको जैसे हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे log a/b है, जैसे हमारे पास ln a/b है, तो अगर हम ln b/a करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। हमें पता है कि जो a नोट अगर उसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, ln a नोट अपॉन at इज इक्वल टू kt, ln a नोट बाई at इज इक्वल टू kt। जैसे हमने क्या डिनोमिनेटर उसको हमने न्यूमरेटर में रख दिया, at को नीचे कर दिया, तो आगे नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, ln a नोट बाई at इज इक्वल टू kt। क्लियर, इतना समझ आ रहा है ना। ओके, इसमें थोड़े बहुत और फॉर्मूले आप अपने उससे कर सकते हो। जैसे यहाँ से अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसलिए निकाल सकते हो। जैसे अगर हमें लेट से कि t की वैल्यू निकालनी है, टाइम निकालना है हमें, तो टाइम क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। ओके, अब देखो अगर हमें नेचुरल लॉग की वैल्यू हमें नहीं पता, जनरली हम log बेस टू 10 की वैल्यू याद रखते हैं। अगर हमें नेचुरल लॉग की वैल्यू नहीं पता तो यहाँ पे हमें पता है कि 2.303 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 2.303 इंटू log a नोट बाई, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू log a नोट अपॉन at आ गया। ओके, चलो एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हो आप यहाँ से at के टर्म्स में। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको अगर आप वही हम सेम करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln at अपॉन a नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt। मतलब मैं इसी फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, सेम मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, अब भैया कि log को उधर लेके जाओगे, नेचुरल log को उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ए रेज़ टू पावर में आएगा। जैसे अगर आप नॉर्मल log है ये, जैसे आप ऐसे करते हो ना, अगर हमारे पास log x इज इक्वल टू 5 है, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, 10⁻5 होगी। अगर log x इज इक्वल टू 5 है, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी, 10⁻5 होगी। बट वही अगर हमारे पास नेचुरल log x इज इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगा, e⁻5 होगा। e⁻5, क्योंकि इसका बेस क्या है, इसका बेस 10 है, तो उधर जाके 10 की पावर में आएगा, जो भी कुछ होगा 10 की पावर में आ जाएगा। इसका बेस क्या है, e है, तो जो भी उधर होगा वो e की पावर में आ जाएगा। ओके, तो ये क्या नेचुरल log है, तो उधर जाके क्या बनेगा, e की पावर में। सो 80 अपॉन a नोट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस kt। 80 अपॉन a नोट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस kt आएगा। 80 की वैल्यू निकालनी होती है हमें, 80 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, a नोट e रेज़ टू पावर माइनस kt। 80 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 इज इक्वल टू a नोट e रेज़ टू पावर माइनस kt। ओके, तो मेजरली तो आपने एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो, उससे बाकी फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। इसमें तो नंबर ऑफ फॉर्मूलाज आप बना सकते हो यहाँ पे। ओके, बस आपने यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर आपने क्या किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। ओके, अब देखो जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला बनाया है, जितने फॉर्मूले 3 to 4 फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, उसके अंदर क्या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं की। तो हम एक फॉर्मूला हमें और ड्राइव करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स में बात करनी है। ओके, वही है कि उसके अपने अब हमें अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया उसी के अंदर जस्ट क्या करनी है, हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब वही है कि हमारी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए क्या उसका रिएक्टेंट और बी क्या उसका प्रोडक्ट है। ओके, जब टाइम 0 है, एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम क्या है, जब टाइम हमारा 0 है, तो ए की कंसंट्रेशन, कैपिटल ए की कंसंट्रेशन क्या है, स्मॉल ए है। जब टाइम हमारा 0 है तो कैपिटल ए की कंसंट्रेशन क्या है, स्मॉल ए है। और बी की कंसंट्रेशन कितनी है, 0 है। ये तो हमें पता है ना कि जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट हुई नहीं तो ए क्या होगा, ए हमारा मैक्सिमम होगा और बी कितना होगा, बी 0 होगा। मतलब रिएक्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा 100% और बी क्या होगा, 0% होगा। जब टाइम टी हो गया, कोई भी एक रैंडम टाइम है, कोई भी रैंडम टाइम जब है 0 से ज़्यादा होना चाहिए और कंप्लीशन टाइम से कम होना चाहिए, कोई भी रैंडम टाइम है, उस टाइम के बीच ए में से कुछ एक्स क्या हो गया, कम हो गया,
ऑब्वियसली विद टाइम हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, विद टाइम इंक्रीज हो रही है। क्लियर। तो ए में से कुछ क्या हो गया, एक्स कम हो गया, तो कंसंट्रेशन कितनी आ गई ए की, ए माइनस एक्स। और उतना ही देखो इसका भी स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन बना, इसका भी बना, तो अगर एक्स कम हुआ तो इधर भी क्या बनेगा, एक्स बनेगा। अगर इसका एक्स कम हुआ तो इधर भी क्या बनेगा, एक्स बनेगा ना। ओके, स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन क्या दोनों का 1 1 है। क्लियर। चलो जी, वही सेम जीरो ऑर्डर में जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर किया था, जैसे हमारी रिएक्शन ये है, जब टाइम जीरो था ए की कंसंट्रेशन कितनी थी, ए नोट थी। जब टाइम जीरो था ए की कंसंट्रेशन ए नोट थी। इसका मतलब कि जो ए नोट है, ए नोट किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ए नोट किसके इक्वल है, वो ए के इक्वल है। जब टाइम टी हुआ ए की कंसंट्रेशन कितनी हुई, 80 हुई, तो इसका मतलब है कि ए माइनस एक्स किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है। 80 इज इक्वल टू ए माइनस एक्स है। ओके, ए नोट किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। 80 किसके इक्वल है, ए माइनस एक्स के इक्वल है। इस दोनों को हमने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो क्या आएगा, ln ए नोट की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और 80 की जगह क्या आएगा, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। बस ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इसको भी आप रीअरेंज कर सकते हो। तो यही फॉर्मूला, मैं तो ज़्यादातर यही फॉर्मूला याद रखता हूँ, ln ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ln ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। आपको पता होना चाहिए कि जो ए माइनस एक्स है वो क्या है, क्योंकि ए माइनस एक्स किसके इक्वल है, वो 80 के इक्वल है। क्लियर। 80 हम स्पेशली किसके लिए बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट के लिए। बट एक्स आ गया यहाँ पे, एक्स किसको दिखा रहा है, एक्स दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक्स किसको दिखा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कि अगर हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना देके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे देता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर। तो इसको भी आप रीअरेंज कर सकते हो, एल को उधर लेके जाओगे, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे मैं बता देता हूँ एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। वही कि एल उस तरफ जाएगा तो ई की पावर में बनेगा। पहले इसको वो कर लो, न्यूमरेटर को चेंज कर लो, तो क्या आ जाएगा, एल एन ए माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। ए माइनस एक्स को मैं ऊपर ले गया, ए नीचे आ गया तो नेगेटिव साइन मैंने उधर लिख दिया। ओके, वही कि एल को उधर लेके जाओगे तो ई रेस टू पावर में बनेगा, तो ए माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के टी। ए माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के टी होगा। ओके, ए को उधर लेके जाऊंगा तो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस के टी। ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस के टी होगा। ओके, यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से एक्स क्या होएगा, एक्स आ जाएगा ए माइनस ए ई रेस टू पावर माइनस के टी आ जाएगा। ओके, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम ए को कॉमन ले लेंगे, तो ए को जब कॉमन लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू ए 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी। ये आ गया यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे, एक्स, इसको बंद कर दो ब्रैकेट में। एक्स की वैल्यू क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ के टी। तो ये क्या आ गई, अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालनी है तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वही है कि फॉर्मूले आपने याद रखने, फॉर्मूले सिर्फ एक या दो ही याद रखने हैं। मैं ज़्यादातर ये फॉर्मूला याद रखता हूँ, एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ओके, तो वही है कि बाकी फॉर्मूले तो आप अपने आप क्या कर लोगे, डिराइव कर लोगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर फॉर्मूला याद रखेंगे। तो वही है कि एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, या फिर एल एन ए नोट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी। एल एन ए नोट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी होगा। ओके, ए नोट क्या है, ए नोट है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए नोट क्या है, ए नोट है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि स्टार्टिंग में हमने ए कितना लिया, स्टार्टिंग में हमने रिएक्टेंट कितना लिया। ओके, और ए टी है, जो ए टी है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम टी, कि टाइम टी पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितनी है। ऑब्वियसली ए टी कम होगा, ए नोट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों 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 होगा, क्योंकि हमें पता है कि विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ए नोट ज़्यादा होगा, ए टी क्या होगा, ए टी हमारा कम होगा। ओके, तो ये डेरिवेशन है, फटाफट इसको नोट डाउन करो। फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पर हम उसका कंप्लीशन टाइम, हाफ टाइम, उसका हम क्वार्टर टाइम, उसका T90, T87.5, T75, T99.9 सब कुछ देखेंगे हम वहाँ पे उसका। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे देखो हमने जैसे जीरो ऑर्डर के अंदर बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे हम फर्स्ट ऑर्डर में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे फर्स्ट करेंगे हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, देखो हमें पता है कि जो रेट कांस्टेंट और उसकी जनरल यूनिट क्या है, उसकी जनरल यूनिट है मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। जो रेट कांस्टेंट उसकी जनरल यूनिट क्या है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड है। ओके, और हमें पता है कि यहाँ पर जो n है, n क्या है, ऑर्डर है। अब देखो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 1 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 1 होगी। जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 आ जाएगा। यहाँ 1 - 1 क्या आएगा, 0। और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो जो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ पे, पर सेकंड आ जाएगी। उसकी यूनिट क्या आएगी यहाँ पे, पर सेकंड आ जाएगी। ओके, अगर टाइम सेकंड में गिवन है तो पर सेकंड, अगर मिनट में गिवन तो पर मिनट, आर में गिवन तो पर आर, जिसके अंदर भी गिवन होगा मतलब टाइम की पावर -1 आएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी। ओके, ज़्यादातर हम सेकंड के अंदर ही बात करते हैं तो हम वहाँ पे पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हम जनरल हम बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें पता है कि नेक्स्ट हम क्या है हमारे पास, कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कंप्लीशन टाइम, दैट इज t 100%, दैट इज t 100%। अब देखो t 100% का मतलब क्या है, t 100% का मतलब है कि हमें वो टाइम बताना है जहां पर रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। कि हमें वो टाइम बताना है जहां पर रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है ln A0/80, ln A0/80 इज इक्वल टू KT। तो मैं KT को यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ से अगर हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या आ गया, टाइम आ गया 1/K ln A0/80। तो ये फॉर्मूला बन गया टाइम का। ओके, अब देखो हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है। कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या है कि वो टाइम जहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखो कंप्लीशन टाइम पे रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, तो वहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, जब हमारी रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट ही हो गई है तो रिएक्टेंट कितना होगा, रिएक्टेंट तो हमारा 0 हो जाएगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 हो जाएगी, और सारा का सारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। सारा का सारा क्या बन जाएगा, वो प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो कंप्लीशन टाइम पे जब टाइम हमारा 100% हो गया तो जो 80 है, 80 की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये समझ आना चाहिए आपको। जब टाइम हमारा क्या हो गया, 100% हो गया, 80 क्या हो गया, 80 0 हो गया। 80 क्या है, एट टाइम t कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एट टाइम t कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब टाइम हमारा क्या हो गया, 100% हो गया, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा क्या होगा, रिएक्टेंट यूज हो जाएगा। सारा का सारा क्या बन गया, वो प्रोडक्ट बन गया वो। ओके, तो 80 क्या हो जाएगा, 80 हमारा 0 हो जाएगा। ओके, ये आपको समझ आना चाहिए। पुट करो यहाँ पे, इस t को पुट कर देंगे हम t 100 और 1/K ln। अब देखो A0/80, 80 की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। A0/0, A0/0 आ जाएगा। तो यहाँ पे A0/0 क्या हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट। सो ln क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। और ln इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट होती है। तो जो t 100% है वो क्या आ जाएगा, हमारा इन्फिनाइट आ जाएगा। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट होते ही नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो इन्फिनाइट टाइम लेगी कंप्लीट होने में। वो क्या लेगी, इन्फिनाइट टाइम लेगी कंप्लीट होने में। तो उसका t 100% कितना आ गया, इन्फिनाइट आ गया, कि इन्फिनाइट टाइम लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में। ये बात आप लिख भी सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गोज टू कंप्लीट एट इन्फिनाइट टाइम। ओके, कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो क्या होगी, इन्फिनाइट टाइम के अंदर वो कंप्लीट होगी। क्लियर। तो t 100 कितना आ गया, उसका इन्फिनाइट आ जाएगा, कि रिएक्शन जो है हमारी वो इन्फिनाइट टाइम लेगी कंप्लीट होने में। ये आपको समझ आना चाहिए, और ये मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम, वो है हमारी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट इज t हाफ और t 50%। देखो हमें पता है कि हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ होता है कि जब रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन हमारी हाफ हो गई है। जब रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया, हाफ हो गया। लेट्स से कि अगर स्टार्टिंग में हमारा रिएक्टेंट 100% होता है तो जब 50% हो जाएगा रिएक्टेंट, तो वही क्या होगा, हमारा t हाफ होगा। ओके, अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, टाइम का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, 1/K ln
ए नोट अपॉन ए टी। फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 1/k ln ए नोट अपॉन ए टी है यहाँ पे। ओके चलो अब देखो मेरे को पता है कि जब टाइम कितना होगा, टाइम हाफ होगा, तो मैं टी को क्या लिख दूंगा, टी हाफ लिख दूंगा। टाइम क्या हो गया हमारा, टी हाफ हो चुका है। और ए टी कितना हो गया हमारा, देखो ए नोट क्या था, ए नोट थी हमारी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन की। रिएक्टेंट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी उसकी, ए नोट थी। अब वो कितनी हो गई है, हाफ हो गई है। तो अब कंसंट्रेशन कितनी बच गई रिएक्टेंट की, ए नोट बाई 2। कितनी बच गई है, ए नोट बाई 2। देखो ए नोट तो थी ना, इनिशियल थी, स्टार्टिंग में जब हमने ली थी वो। अब ए टी क्या है, एट टाइम टी। अब टाइम हमने कितना ले लिया, हाफ ले लिया। तो ए टी कितना हो जाएगा, ए टी हो जाएगा हमारा ए नोट बाई 2 हो जाएगा, ए नोट बाई 2 हो जाएगा। ओके देखो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ए टी होता है, ए टी हमारा वेरिएबल होता है। ए नोट तो क्या होता है, ए नोट तो फिक्स होता है कि हमने स्टार्टिंग में जितना लिया वो तो उतना ही रहेगा, वो तो कभी चेंज नहीं होगा। बट ए टी क्या है, ए टी विद टाइम क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हाफ होने का मतलब है कि ए टी कितना हो गया हमारा, ए नोट बाई 2 हो गया। ओके फॉर्मूले के अंदर इसको यहाँ पुट करो। टी की जगह क्या लिख देंगे हम, टी की जगह टी हाफ लिख देंगे 1/k। मैं ln की जगह ना दूसरा लॉग यूज कर रहा हूँ, लॉग बेस टू द 10, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू ज़्यादा पता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2.303 लॉग ए नोट अपॉन ए टी की जगह क्या आएगा, ए नोट बाई 2। ए टी की जगह क्या आएगा, ए नोट बाई 2 आएगा यहाँ पे। ओके अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में क्या आ चुका है। चलो जी यहाँ पे क्या आएगा 2.303, 2 ऊपर जाएगा यहाँ पे, और ए नोट से ए नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना आएगा, लॉग 2 आ चुका है, और अपॉन में क्या आ गया, के आ चुका है। ओके तो टी हाफ 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, अब ये लोग है, ये लोग बेस टू द 10 है। ओके लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301 होती है। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में क्या आ गया। ये आपको लॉग की कुछ वैल्यूज पता भी होनी चाहिए, ज़्यादा आपको 3 to 4 वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें पता है कि log 1 क्या होता है, 0 होता है। log 2 कितना होता है, 0.301। log 3 कितना होता है, 0.477। log 4 कितना होगा, इसका ट्वाइस कर दोगे तो 0.602। log 5 कितना होगा, वो होगा 0.699। और log 10 कितना होता है, 1 होता है। इससे ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप रीअरेंज करके लॉग की प्रॉपर्टीज लगाओगे। इनके अलावा मेरे को लगता है कि आपको किसी और लॉग की वैल्यू की आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा टी हाफ है वो कितना आ गया, 0.693 अपॉन के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये टी हाफ निकालने का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या आएगा फॉर्मूला, वो 0.693 अपॉन में के, 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है। ओके अब देखो जैसे हमने जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला किया था, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ निकाला था, वो क्या आया था, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ था वो क्या था, वो था हमारा ए नोट अपॉन 2k, ए नोट अपॉन 2k। देखो यहाँ पे जो टी हाफ है, टी हाफ ए नोट के ऊपर क्या है, डिपेंड कर रहा है। टी हाफ है जो ए नोट के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्या यहाँ पे ए नोट की कहीं ना कहीं वैल्यू आई है, नहीं आई। तो जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये बात आप लिख लो। जब हमने जीरो ऑर्डर का टी हाफ निकाला था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो क्या है, इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। लिख लो हाफ टी हाफ ऑफ first order reaction is independent upon initial concentration of reactant। वो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा। ये क्या है, इसके डायरेक्टली डिपेंड था। तो आपने ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्ट लाइन आ जाती है कि बताओ कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के। आंसर क्या आएगा उसका, फर्स्ट ऑर्डर आएगा। ओके तो ये क्या होगा, ये टी हाफ हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब हम बात करेंगे टी क्वार्टर की। हम किसकी बात करेंगे, टी क्वार्टर की। जो हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्वार्टर लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वार्टर लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो क्वार्टर लाइफ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कर दो टी 75% या फिर करो टी 3/4। ओके या फिर आप उसको टी QTR
इससे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। टी क्वार्टर का मतलब क्या? टी क्वार्टर का मतलब है कि रिएक्शन कितनी होगी हमारी 75% कंप्लीट होगी है। रिएक्शन कितनी होगी हमारी 75% कंप्लीट हो, कितनी बची है वो अब 25% बचा है जो हमारा रिएक्टेंट की कंसर्न। अगर हम रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो रिएक्टेंट हमारा 25% बचा है और 75% वो प्रोडक्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो गया, क्योंकि रिएक्शन क्या होगी 75% कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ये मैंने आपको जीरो ऑर्डर में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। अब डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? टी क्या होगा 1/k, यहाँ पे मैं 2.303 इंटू log A0 अपॉन 80, log A0 अपॉन 80 है। ओके, वही है कि हमें पता है कि जो टी है, टी को हम क्या लिखेंगे? टी क्वार्टर, और यहाँ पे जो 80 है, देखो 80 क्या है? 80 हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। 80 क्या? 80 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब रिएक्शन हमारी 75% कंप्लीट हो गई है। रिएक्शन क्या हो गया? 75% वो कंप्लीट हो गई है। तो जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, वो भी कितना बचेगा? जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी बचेगी? 25% बचेगी, ठीक है ना। ये है 100%, A0 क्या 100%, तो कितना बचेगा? 25 कैसा होगा? जब 100 को 4 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। ओके, कई बच्चे इसको 3A0/4 करते हैं, बस यहीं पे गलती करते हैं वो क्वार्टर में। क्वार्टर का मतलब है कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। 75% मतलब है कि 25% रिएक्टेंट बचा है। A0 100% है, उसका 25% बचा है सिर्फ, तो मतलब A0/4 रह गया। तो 80 की वैल्यू क्या आएगी? A0/4। फॉर्मूले के अंदर पुट करो, टी क्या होगा? टी हमारा टी क्वार्टर हो गया और 2.303 अपॉन के इंटू लॉग A0 अपॉन 80 की जगह क्या आएगा? A0/4 आएगा। 80 की जगह क्या आएगा? A0/4 आएगा यहाँ पे। ओके, तो A0 से A0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वैल्यू जाएगी यहाँ पे। तो टी क्वार्टर वो कितना आएगा? 2.303 इंटू में log 4 अपॉन में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ओके, टी क्वार्टर 2.303 इंटू log 4 की वैल्यू कितनी है? 0.602 अपॉन के है। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो जो टी क्वार्टर है वो आएगा 1.386 अपॉन में क्या आ जाएगा? कितना आएगा? 1.386 अपॉन में क्या आ जाएगा? ओके, तो जो हमारा टी हाफ है, टी हाफ कितना है? 0.693 अपॉन के, और टी क्वार्टर है वो कितना है? 1.386 अपॉन में के है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। टी हाफ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि हम रिएक्शन का ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट है, बट हम टी हाफ निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, ऑलमोस्ट क्वेश्चन वो टी हाफ से सारे को रिलेट कराता है। तो टी हाफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको टी हाफ से रिलेट कराएगा, तो हमें टी हाफ से सबको रिलेशन कराना है। टी हाफ से सबको क्या कराना है? रिलेट कराना है। अभी नेक्स्ट हम उसी के बारे में बात भी करेंगे अभी, कि जो हमारा टी हाफ है, टी हाफ को हम कैसे टी क्वार्टर से रिलेट करा सकते हैं, कैसे हम उसको टी 87.5 से करा सकते हैं, टी 90 से, टी 99.9 से, टी 100 से, तो भी वो सारा कुछ देखेंगे यहाँ पे। अब मैं आपको कुछ मतलब एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बताओ टी 87.5% कितना होगा, बताओ टी 90% कितना होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फॉर्मूला से करोगे टाइम लगेगा, ऑब्वियसली फॉर्मूला से हो जाएगा, बट कुछ वैल्यूज हम अगर हम याद कर लें, कुछ हम फॉर्मूलेस को अगर हम डायरेक्ट याद कर लें, तो हम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट हम वो पुट करेंगे और डायरेक्ट क्या आएगा हमारा विद इन 30 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 2 से 3 मिनट तो ऑब्वियसली लगने वहाँ पे। ओके, तो वही देखते हैं, कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा मैं आपको, और फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो उनको हम अप्लाई भी करेंगे उसको। क्लियर? ओके, नेक्स्ट करेंगे हम रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड अदर टाइम, जैसे टी 75%, टी 87.5%, टी 90, टी 99.9%। सो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकलेंगे। पहले मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से आपने उनको रिलेट करना है, बाद में एक टेबल याद करेंगे, टेबल के अंदर सारे आ जाएंगे। इनके अलावा भी और भी निकाल सकते हो आप, बट ये जो मैं कराऊंगा वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे, और इनके ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको एग्जाम के अंदर अलग से उसको ड्राइव करने की, अलग से उसको फॉर्मूले को बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास फॉर्मूले ऑलरेडी क्या होंगे, आपको पहले ही याद होंगे। ओके, सो रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 75, टी 87.5, टी 90, टी 99.9%। ओके, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे टी हाफ एंड टी 75।
सबसे पहले हम बात करेंगे टी हाफ एंड टी 3/4। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो टी हाफ है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, वो है 0.693 अपॉन के, और टी क्वार्टर है, टी क्वार्टर का फॉर्मूला कितना है, वो है 1.386 अपॉन में के है। टी हाफ का फॉर्मूला कितना है 0.693 अपॉन के, और टी क्वार्टर का फॉर्मूला कितना है 1.386 अपॉन में के है। ओके, देखो आप इससे भी कर सकते हो, कोई इनको तो आप वैसे नॉर्मल भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लेट से कि हमारा जो रिएक्टेंट है, वो कितना है, स्टार्टिंग के अंदर वो 100 है, 100% मान लो या 100 ग्राम मान लो, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे रन करते हैं कि जो स्टार्टिंग है इनिशियल हमारा रिएक्शन कितना है, वो 100 है। ओके, लेट से कि वो 50 हो गया 2 मिनट में, 50 हो कितने में हो गया, वो 2 मिनट में हो गया, वो 2 मिनट में कितना हो चुका है, 50 हो चुका है। ओके, तो कितना बचा, 50 बचा, कि मतलब जिसको रिएक्शन का हाफ टाइम कितना आया, हाफ लाइफ आया इसका 2 मिनट आया, हाफ लाइफ कितना 2 मिनट आया। अब देखो 50, अब कितना बच गया, 50 बचा। अब अगले 2 मिनट में उसका हाफ कम होगा, देखो 50 बचा ना, 50 का हाफ कितना हो 25, तो अगले 2 मिनट में रिएक्शन कहाँ जाएगी, 25 जाएगी। अब बचा कितना, 25 बचा हुआ है। अब अगले 2 मिनट में क्या होगा, 25 का हाफ कितना होता है 12.5, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। अगले 2 मिनट में इसका हाफ का मतलब कितना है 6 पॉइंट, यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा, तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, 2 मिनट में जाएगी। फिर इसका हाफ का मतलब क्या है 3.125, 2 मिनट में। तो इस तरह हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस तरह काम करती है। ये तो है रिएक्टेंट, ये तो क्या रिएक्टेंट। ऐसे आप प्रोडक्ट के उसमें भी लिख सकते हो कि जो प्रोडक्ट है, देखो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट अगर हमारा 100 है तो प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। अगर स्टार्टिंग में रिएक्टेंट हमारा 100 है तो प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। और अगर रिएक्टेंट 50 हो गया तो प्रोडक्ट भी कितना हो चुका है, 50 हो चुका है। अगर रिएक्टेंट 50 हो गया तो प्रोडक्ट भी कितना हो गया, 50 हो गया। अब रिएक्टेंट हो गया 25 तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 75 हो गया। रिएक्टेंट 25 तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 75। रिएक्टेंट हो गया 12.5, प्रोडक्ट कितना हो गया, 87.5 हो गया। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, यहाँ पे 100 में से इसको माइनस करना, आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो वही है कि हमारा जो टी हाफ है, टी हाफ इतना है, टी क्वार्टर इतना है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन की जो टी हाफ है, टी हाफ कितना है इसका 2 मिनट है। टी हाफ कितना, टी हाफ इसका 2 मिनट है। और ये क्या हो गया, टी क्वार्टर हो गया। ये यहाँ पे रिएक्शन कितनी हो गई है, रिएक्शन हमारी 75% कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो टाइम कितना लगा, 4 मिनट लगा। टाइम कितना लगा 4 मिनट लगा। तो टी हाफ कितना, यहाँ पे टी हाफ है 2 मिनट, और टी क्वार्टर कितना होगा 2 और 2 4 मिनट। टी क्वार्टर कितना आ गया इस रिएक्शन का, 4 मिनट आ गया। टी हाफ था 2 मिनट, टी क्वार्टर कितना आ गया, 4 मिनट आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से रिलेशन आ गया कि जो हमारा टी क्वार्टर है दैट इज टी 75%, वो क्या होगा ट्वाइस इंटू टी 50 होगा, ट्वाइस इंटू टी 50 होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो टी क्वार्टर कितना है 1.386, जो क्या है 0.693 का क्या है, वो ट्वाइस है। ओके, तो वही है कि अगर हमें टी 50 गिवन है और हमें टी क्वार्टर निकालना है, तो जस्ट हमें कुछ नहीं करना, हमें टी 50 को 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। हमें अलग से फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं करना कि हाँ हमें टी हाफ पता है तो पहले के निकालो, फिर के को यहाँ पुट करो, फिर ये निकालो, नहीं करना। हमें डायरेक्ट क्या करना है, टी हाफ हमें पता है तो टी क्वार्टर निकालना है, तो कितना करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि देख रहे हो आप टी क्वार्टर कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। टी हाफ कितना 2 मिनट है, तो टी क्वार्टर कितना हो गया, ट्वाइस हो गया ना टी हाफ का। ओके, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया। ऐसे हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड में हम बात करेंगे हम टी 50% एंड टी 87.5%। टी 50%, टी 87.5%। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पे रिएक्शन हमारी 87.5% कंप्लीट हो गई है। बचा कितना है रिएक्टेंट, 12.5 बचा है। बचा कितना रिएक्टेंट, 12.5 बचा है। अब देखो कितना टाइम लगा इसका, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट। कितना टाइम लगा उसको, 6 मिनट लगे उसको। टी हाफ कितना, टी हाफ 2 मिनट है, और टी 87.5% रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 6 मिनट लगा। तो इसका मतलब है कि यहां से रिलेशन आ गया टी 87.5% इज इक्वल टू थ्राइस इंटू टी 50%। कि अगर हमारा टी 50 तो क्या है 2 मिनट है, और टी 87.5 कितना है 246 6 मिनट है। तो यहाँ आ गया। आप इसको नॉर्मल अपना ड्राइव भी कर सकते हो। कैसे करोगे आप, वो देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है के इज इक्वल टू के टी इज इक्वल टू ln ए नोट अपॉन ए टी, ये है ना, के टी इज इक्वल टू ए नोट अपॉन ए टी है। ओके, अब देखो पहले मैं 87.5 की बात कर रहा हूँ। 87.5 में क्या होगा, जब टी हमारा कितना हो जाएगा, टी 87.5 हो जाएगा। टी हमारा कितना होगा, टी 87.5 हो जाएगा। ओके,
जब टी हमारा टी 87.5 होगा, मैं मान लेता हूँ कि जो स्टार्टिंग में जो ए नोट है ना, स्टार्टिंग में ए नोट वो कितना है 100 है। या तो आप 100 से कर लो क्वेश्चन को, या आप 80 की वैल्यू पुट कर लो। 100 से सिंपल रहता है थोड़ा, जब वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ए नोट को 100 मान लिया, 80 कितना है, देखो इनिशियल मैंने 100 मान लिया, 100 ग्राम कुछ भी 100 है कंसंट्रेशन इसके, ओके। तो 80 है, अब 80 क्या है, 87.5 का मतलब है कि रिएक्शन हमारी 87.5 हो चुकी है। तो रिएक्टेंट कितना बचा है, अब रिएक्टेंट हमारा बचा है 12.5, रिएक्टेंट कितना बचा है 12.5, तो 80 कितना होगा 12.5 होगा। दोनों का वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, के टी 87.5 इज इक्वल टू ln 100 अपॉन में 12.5, ओके। तो ये आ गया इक्वेशन हमारी 1, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारी इक्वेशन 1 आ गया, ओके। ऐसे आप सेकंड इक्वेशन की बात करो कि t इज इक्वल टू क्या हो गया, t 50 हो गया। तो ए नोट कितना है, ए नोट हमारा 100 है और 80 कितना है हमारा, वो तो 50 हो गया। तो यहाँ से आएगा हमारा के टी 50 इज इक्वल टू ln 100 अपॉन में 50। तो यहाँ से कितना आ गया, ln 2 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, ln 2 आ गया। और यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से आएगा ln 8 आएगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है 2 है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ओके। दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, के टी 87.5 अपॉन में के टी 50 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ln ऑफ 8 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, ln ऑफ 2 आ गया, ओके। अब ln ऑफ 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ln 2⁻³ अपॉन ln 3 आगे आएगा और ln से ln 2 से ln 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली के से के कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, टी 87.5% इज इक्वल टू 3 इंटू टी 50%, ये आ चुका है, ओके। तो भैया कि इस तरह आप किसी को भी रिलेट कर सकते हो, वैसे आपको ये समझ आना चाहिए। हमारा ये फॉर्मूला है, टी मैंने ले लिया टी 87.5, ए नोट मैंने मान लिया कि इनिशियली वो 100 है, 80 कितना हो जाएगा, जब रिएक्शन हमारे 87.5 हो गए तो कितना बचा 12.5 बचे। इसको पुट किया, ये इक्वेशन बन गया। ऐसे मैंने टी 50 को पुट किया तो इक्वेशन ये बन गया, दोनों को डिवाइड किया तो दोनों में क्या आ गया, रिलेशन आ गया, ओके। चलो जी, इस तरह आप, ये तो हो गया हमारा सेकंड हो गया। इस तरह हम थर्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देता हूँ, आप उसको इस तरह सोल्व करके देख सकते हो, मतलब आप उसको T90 को T99.9 को सोल्व करके आप दे सकते हो, ओके। बस मैं बाद में आप टेबल लिखवा रहा हूँ आपको, आप उसको सोल्व कर सकते हो इजिली, ओके। देखो फर्स्ट हमें पता है कि जो हमारा टी हाफ है दैट मीन्स T50, पहले तो यही पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है 0.693 अपॉन में के, इसका फॉर्मूला क्या है 0.693 अपॉन में के है। सेकंड क्या आ गया हमारे पास टी 75%, फॉर्मूला क्या आ गया ट्वाइस इंटू टी 50 आ गया वो। अगर हमें टी 50 पता है और हमें टी क्वार्टर निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, टी 50 को 2 से मल्टीप्लाई, लिखते हैं 3, टी 87.5, इसमें क्या आया था रिलेशन हमारा टी थ्राइस इंटू टी 50, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ, हमारा फोर्थ है T90 आप याद रखना 1/0.301 इंटू में T50, 1/0.301 इंटू T50। और आपने T99.9 में याद रखना है आपने 3/0.301 इंटू में T50, ओके। अब इसको ना हम 3/0.301 इसको अप्रोक्स हम 10 भी लिखते हैं, इसको ना हम इस तरह T99.9 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्स 3 ही मान लेते हैं इसको, 0.3 पॉइंट ऊपर जाएगा 10, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 10 इंटू में T50 कर लो, ओके। 10 इंटू में T50, इसको अगर नहीं पुट करना 10 इंटू में सिंपल कर सकते हो आप, ओके। और नेक्स्ट 6 हमें पता है कि अगर हमें T100 निकालना है तो उसका टाइम कितना, उसका तो इन्फिनिट टाइम है, क्लियर। तो ये टेबल आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे हमें इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। हमें जैसे हम इसको ड्राइव करके हमने ये बनाया, हमें ऐसे बार बार करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ क्या करना है, एक ही बार इस टेबल को याद रखना है। इसके अलावा अगर कुछ और वैल्यूज़ आ रही हैं तो उसको ऑब्वियसली फिर तो हमें करना पड़ेगा। हम ज़्यादातर 4-5 याद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा याद करने का कोई फ़ायदा नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट है, ओके। पता होना चाहिए इनके बीच में क्या रिलेशन है। T50 टी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, क्यों, क्योंकि हमें टी कंप्लीशन तो निकाल नहीं सकते,
तो T50 से हम सबको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो T50 और इनके बाकियों के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता तो निकालने का तरीका मैंने एक आपको एग्जाम्पल करा दिया। इस तरह से आपने खुद अपने आप ट्राई करना है T90 में और T50 में रिलेशन क्या ये आ रहा है, T99.9 में, ये आपने अपने आप चेक करके देखना है। ओके, तो ये था रिलेशन बिटवीन T50 एंड अदर टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? ओके, लास्ट में मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। अब मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, इसमें बता नहीं रहा कि कैसे आया कैसे नहीं। क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ आएगा। अभी इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपने अभी कॉपी पे अपनी में नोट कर लेना है। ओके, फॉर्मूला है, एक बार नोट करके डाल लो। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है। हमें क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना, बिना सोल्व करे डायरेक्ट शॉर्टकट से क्या आ जाएगा, हमारे आंसर आ जाएंगे। ओके, ये है, नोट करके साइड में बक्सा बनाओ, बक्से में लिखो अमाउंट ऑफ reactant left after n number of half life। देखो हमसे ना कई बार क्या पूछते हैं कि भाई बताओ अगर 5 हाफ लाइफ के बाद, जैसे एक हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ, फिफ्थ हाफ लाइफ, तो बताओ कि 5 हाफ लाइफ के बाद बताओ जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वो कितनी बचेगी। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट 10 हाफ लाइफ के बाद, 15 हाफ लाइफ, ऐसे पूछता है। तो कुछ नहीं करना, आपने सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है हमारा AT/A0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ की पावर n। फॉर्मूला क्या है हमारा? AT/A0 इज इक्वल टू हाफ रेज़ टू पावर n। n क्या है? n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। विद 2 हाफ लाइफ के बाद आना है तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। 5 हाफ लाइफ के बाद आना है तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर दो, 5 पुट कर दो। 10 हाफ लाइफ के बाद, 20 हाफ लाइफ के बाद n की वैल्यू पुट करनी है। वहां से अभी क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा कि n हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कितनी बचेगी, उसके लिए फॉर्मूला है। क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा कि दोनों तरीकों से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि बताओ एक फॉर्मूले से किया हमने, एक बिना फॉर्मूले किया है। और आप देखो कि बिना मतलब हम जब इसे शॉर्टकट से करेंगे, डायरेक्ट हम इससे करेंगे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो वही है कि देखो केमिकल काइनेटिक्स में कई बार ना हमें अपने आप नए नए फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं। बट अगर हम कुछ फॉर्मूलों को याद कर लें, कुछ की शॉर्टकट्स याद कर लें कि हमें डायरेक्ट पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आएगा, तो जो हमारे क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा शॉर्ट में हम बहुत कम टाइम में हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में ग्राफ्स पढ़ेंगे, देन हमें पता है कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हमने इसकी, और इसमें मैं आपको नई नई चीज़ें और बताऊँगा आगे कमिंग लेक्चर्स में। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।